जस्टिस मंसूर अली शाह पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि वो मखसूस नशिस्तों की तफसीली फैसले के वक्त अपना हाथ खोला रखें, लचक दिखाएं, कोई खतरनाक बात ना लिखें। इलेक्शन कमीशन की और काजी फाइज ईसा की जान बख्शी कर दें तो पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं लाएगी, वरना पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से जुडिशल कमीशन के कवायद को कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगी। ये मतीउल्लाह जान साहब फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। पाकिस्तान में तो रोजाना इतनी बर्निंग, इतने न्यू इश्यूज सामने आते हैं कि बंदा व्लॉग करते हुए सोचता है कि किस इशू पे बात करनी है और किस इशू पे बात नहीं करनी। बिल्कुल हर वक्त एक तूफान बपा रहता है। इसी तरह जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हर वक्त समुद्री तूफान बपा रहता है और एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त आम हालात में भी वहां पर 22 से 30 फुट जो मद्दोजज़रिया वेव्स हैं वो ऊंची आती रहती है और एक रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिकॉर्ड की गई है 70 फुट ऊंची जो है वेव्स रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह के वेव्स जो खबरों की सूरत में आते रहते हैं और इसका मकसद पाकिस्तानियों को दबाना और एशियाफिया का कंट्रोल मजबूत रखना है। इसी हवाले से 2-3 खबरों के साथ अपने तजिए के साथ हाजिर हूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे व्लॉग आपको रेगुलर मिलते रहें। इमरान खान को जब फैज हमीद को 9 मई वाक़े के साथ जोड़ने की नाजायज फस्ताई हुकूमत के मज़मूम साजिश का पता लगा तो उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुका हूं। अगर ऐसा है तो मामले का ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। जिस पर एक सरकारी मुलाजिम ने बयान दिया, इमरान खान होता कौन है ऐसा कहने वाला। तो बहैसियत पाकिस्तानी मेरा जवाब हाजिर है कि इमरान खान 52 साल से पाकिस्तानी अवाम के दिलों में राज करने वाला वाहिद पाकिस्तानी है। इमरान खान 20 साल तक पाकिस्तान तो क्या दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाला ऑलराउंडर पाकिस्तानी क्रिकेटर है। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद कप्तान है जिसने मुश्किल तरीन हालात में अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए, फाइट बैक करते हुए, नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए 1992 में पहली बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया। इमरान खान वो पाकिस्तानी है जिसने अपने मुलाजमीन के हाथों लुटते और मफलूकुल हाल मुल्क में नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दुनिया के 3 बेहतरीन शौकत खानम कैंसर अस्पताल दिए, जहां पर हर साल हजारों गरीब पाकिस्तानियों की जानें बचाई जाती है। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो दुनिया की बेहतरीन ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का 8 साल चांसलर रहा है। इमरान खान वो पाकिस्तानी है जो फस्ताइयों और गारतगरों की वजह से अपने अवाम की खातिर जेल की सलाखों से दुनिया के बेहतरीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अक्टूबर 2024 में चांसलर बनने जा रहा है। इमरान खान वो पाकिस्तानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन में बदलते हुए मियाँ वाली के दूर अफ्तादा इलाके में नमल एजुकेशनल सिटी बनाकर ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रियां आम पाकिस्तानी तलबा और तलबात को दिलवा रहा है। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जिसने अपनी जाती काविशों से अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाते हुए पाकिस्तानी तलबा और तालबात को मौका फराम किया कि वो बैक वक्त दीन और दुनिया की तालीमात हासिल करके दुनिया की लीडरशिप मुहैया करे। इमरान खान वो पाकिस्तानी है जब भी पाकिस्तान को कोई कुदरती या नागानी आफत का शिकार होता है, मुतासिरीन के लिए कम वक्त में सबसे ज्यादा एहतियात इकट्ठी करके इनके जख्मों पर मरहम रखता है। याद रहे, मंदरजा बाला खिदमात और संगे मील अपनी जाती काविशों से इन्होंने हासिल की है। बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान जो खिदमात सर अंजाम दी है उसकी फहरिस्त बहुत तवील है, इसलिए तवाला से बचने के लिए इन्हें नहीं गिनवा रहा। इमरान खान वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जिसने अपने ताबनाक मुस्तकबिल को कुर्बान करते हुए अपने अवाम की खातिर पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स में आया और 25 अप्रैल 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने सियासत को एक नई जहत दी और 22 साल जहद मुसलसल में गुजारते हुए तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। पाकिस्तान का 22वां
वजीर आजम बना। इमरान खान आज 90% पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन और उनके दिलों पर राज करने वाला तारीख का पहला पाकिस्तानी है, और इसकी जमात 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी है, जिसने बावजूद हर तरह से क्रश किए जाने 8 फरवरी के इलेक्शन में कौमी असम्बली के 266 में से 180 सीटें जीती हैं। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो आलम इस्लाम का मकबूल तरीन लीडर है, जिसके लिए दुआएं सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि आलम इस्लाम से उठती हैं। अब तुम बताओ, तुम ग्रेड 21-22 के मुलाजिम होने के जो कल रिटायर होकर बैरून मुल्क सेटल हो जाओगे के अलावा क्या हो? मेरा जवाब इसके अलावा मजीद हो सकता है, लेकिन इतना ही इनके लिए चेहरा दिखाने के लिए, शीशा दिखाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा 2 रोज़ कबल पीडीएम के अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने अपनी टीम के जरिए इकट्ठे किए तलबा और तलबा से खिताब किया। ये बेचारे अच्छे खासे समझदार तलबा सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन की अमलन मिसाल बने, उन्हें सुनते रहे। फरमाते हैं, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम और इराक से पूछे। तो पूरी सोशल मीडिया में पाकिस्तानी अवाम ने इसका जवाब दिया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं देना चाहता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी आसिम मुनीर साहब को। कौम को शाम, इराक और लीबिया की मिसालें मत दें, अमेरिका, यूरोप और दुबई की मिसालें दें, जहां आपने रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट होना है। समझ नहीं आती कि दुनिया के 200 ममालिक छोड़कर लीबिया, शाम जैसे ममालिक के लोगों से हालात क्यों पूछूं? चंद 100 किलोमीटर दूर अमान के लोगों से क्यों ना पूछूं? मुत्तहदा अरब अमारात से क्यों ना पूछूं? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन के लोगों से क्यों ना पूछूं? पड़ोस में भारत से क्यों ना पूछूं, जहां दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां काम करने के लिए बेताब होती हैं? चीन से क्यों ना पूछूं, जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और अपनी आवाम को इंतहाई सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहा है? माशी कुवत बनने वाले वियतनाम से क्यों ना पूछूं? चिप मेकिंग की बेताज बादशाह ताइवान से क्यों ना पूछूं? मुकम्मल तबाह हो जाने वाले और ना होने के बराबर कुदरती रिसोर्सेज रखने वाले जापान से क्यों ना पूछूं? सबसे बड़ी मुसलमान आबादी रखने वालों में शामिल इंडोनेशिया से क्यों ना पूछूं? माशी कुवत बनने वाले मलेशिया से क्यों ना पूछूं? मिसाली तरक्की करने वाले तुर्की से क्यों ना पूछूं? बदतरीन पाबंदियों का शिकार होने के बावजूद अपनी आवाम को सहूलियात देने वाले मुल्क ईरान से क्यों ना पूछूं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से क्यों ना पूछूं? दुनिया में इस वक्त तेज तरीन जीडीपी ग्रोथ रखने वाले अफ्रीकी मुल्क घाना से क्यों ना पूछूं? एक इंतहाई पुरअमन और बिजनेस फ्रेंडली मुसलमान कतर से क्यों ना पूछूं? कनाडा की आवाम से क्यों ना पूछूं? मैं इन तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ लीबिया और शाम जैसे ममालिक से अपना मुवाजना क्यों करूं? हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ लीबिया, शाम जैसे ही ममालिक से बेहतर मुल्क रह गया है। बाकी मानदा दुनिया हमसे इतनी आगे निकल चुकी है कि हम इनसे मुवाजना करने के काबिल भी नहीं रहे। इसके अलावा एक दोस्त ने और तहरीर इसी का जवाब लिखा है, जो कि कंटिन्यूएशन है इस बात की। हम सऊदिया से क्यों ना पूछें जिनके पास फौज नहीं? हम दुबई से क्यों ना पूछें जिनके पास फौजी नहीं? हम फ्रांस और अमेरिका से क्यों ना पूछें जिनके यहाँ फौज का सियासत में अमल दखल नहीं, जिनकी फौज किसी भी कारोबारी सरगर्मी में मुलविस नहीं? हम पड़ोस में इंडिया से क्यों ना पूछें जिनके जर्नल रिटायर होकर इंडिया में रहते हुए छोटे से घर में, जिनकी रिटायरमेंट लाखों में होती है ना कि अरबों में, जहां फौजी सियासतदानों के उंगलियों पर नाचते ना कि सियासतदान फौजियों की उंगलियों पर। अब वक्त गया कि आप इराक, कश्मीर और गजा की मिसालें देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। अब आवाम को सब मालूम हो चुका है और पर्दा स्टेज से हट चुका है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट खबर मार्केट में पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, वो जो अमेंडमेंट्स के हवाले से हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि ये जो फस्ताई हुकूमत है कि किस तरह रिजर्व सीट्स लेकर 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में और नेशनल असेंबली में लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रही थी, जिसमें बहुत से लोगों के एक्सटेंशन का प्रोग्राम भी था। और हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है जो पहले ही ख़राब हो चुका है, उसको मज़ीद कंट्रोल करके जब चाहे किसी जज का एक सूबे से दूसरे सूबे हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करना, फिर सीनियरिटी को ख़त्म कर देना। मुख्तसर ये है
कि पूरा इनका जो प्लान था वो मखसूस नशिस्तों जो 12 जुलाई के फैसले में मेजॉरिटी जजेस ने फैसला दिया कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ पीटीआई की है, जिसकी वजह से उनको एक रिस्ट्रिक्शन हुई थी। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है जितनी ये सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन एक्ट 2007 में अमेंडमेंट 17 में अमेंडमेंट्स भी लेके रहे हैं जिसको चैलेंज भी कर दिया गया है, और इसी कोशिश में अब ये प्रेशर डाल रहे हैं। उस हवाले से एक खबर है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री रोकने का फैसला। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए हुकूमत का नया मंसूबा। 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। याद रहे कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, तरमीम नहीं कर सकती। अब इस हवाले से क्या पार्लियामेंट जब अब मुश्तरका इजलास बुलाएगी तो उसमें 2/3 अमेंडमेंट्स हो सकती है? तो आंसर है नो। कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीक़ाकार है और किसी कानून के जरिए भी मंसूर अली शाह एक बात की जा रही है कि जनाब सीनियरिटी चेंज कर दिया जाएगा कानून के जरिए, और जस्टिस यहिया अफरीदी को लाने का प्लान है। तो जो आर्टिकल 175A है ये बहुत क्लियर है फॉर दी विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा जो आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 है वो उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि टॉप मोस्ट सीनियर यानी कि पुइनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वही नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगा, जो कि मंसूर अली शाह साहब है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ सकती है कि नहीं वो तहरीर में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। मेरी राय मुख्तसर ये है कि इस वक्त इनके पास सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और नेशनल असेंबली में भी नहीं है। इस हवाले से एक तहरीर है वो पढ़ देता हूँ कि इनकी कोशिश कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये नजर आ जाएगा। आइन में तरमीम किए बिना चीफ जस्टिस या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाई नहीं जा सकती। आइन में तरमीम किए बगैर सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से भी नहीं रोका जा सकता। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए परेशानी गालबन इस कानून के हवाले से है जो इलेक्शन एक्ट 2017 में माजी से इतलाक की सूरत में की गई है। तरामीम में जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को नाकारा बनाने के लिए बनाया गया था, और इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को अटार्नी जनरल को मामलत के लिए बुलाया और साथ ही यह ऑर्डर भी दिया है कि जो भी दस्तयाब बेंच हो उसके सामने मुकर्रर कर दिया जाए। इसके साथ और साथ ही ये भी ऑर्डर किया है कि जो भी दस्तयाब बेंच हो उसके मुकर्रर किया। मेरी नाकस राय में गालबन हुकूमत इस केस और मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के मामले पर कोई करारदाद या जुडिशल कमीशन के रूल्स में कोई तरमीम करना चाहती है, वरना आइन में तरमीम के लिए मतलूबा तादाद मुयस्सर नहीं। आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में दोनों से अलग अलग 2/3 अक्सरियत आइनी तरमीम मंजूर कराना जरूरी है। आइन के तहत कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 336 है और 2/3 तादाद 224 बनती है, और सेनेट की कुल नशिस्तों की तादाद 96 है जिसमें 2/3 बनते हैं 64 मेंबरान। इस 2/3 तादाद में कमी नहीं हो सकती, चाहे किसी भी ईवान में किसी भी वजह से मेंबरान की तादाद कम ही क्यों ना हो। जैसे इस वक्त कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद खाली पड़ी हैं और कौमी असम्बली इस वक्त 314 मेंबरान पर मुश्तमिल है, मगर 2/3 से मुराद 224 ही रहेगी। इस तरह KPK से सेनेट के 11 नशिस्तों के इलेक्शंस रोक दिए गए हैं और यूं ये सीटें कम है, जिससे सेनेट के मेंबरान की इस वक्त तादाद 85 मगर 2/3 तादाद 64 ही रहेगी। कोई भी आइनी तरमीम दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास बुलाकर मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आइनी तोजी और तरमीम सिर्फ कानून साजी की हद तक मंजूर किए जाने वाले बिल के ज़िम्मन में आता है, वो भी अगर सदर इस बिल पर दस्तखत करने के बजाय मजीद गौर करने के लिए पार्लियामेंट को भेज दिया जाए। तो मेरी राय के मुताबिक ये इस वक्त तो मुश्किल नज़र आ रहा है, और हो सकता है फॉर एग्जांपल कहते हैं कि JUI के और ANP को मिला लिया जाएगा, तो फिर भी इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी सेनेट और नेशनल असेंबली में नहीं बन सकती। देखते हैं टग ऑफ वार किस तरफ जाती है, लेकिन तजिया मुख्तसर ये है कि जितनी भी कोशिश की जा रही है, आप देख लें अशराफिया या ताकतवर या फस्ताई ताकतें जो नाजायज़ हुकूमत है फार्म 47 की, वो किस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे जुडिशल सिस्टम को रोटन करना चाह रहे हैं। एक और भी चीज़ें खबरें आ रही हैं
कि इसमें जनाब हाई कोर्ट के जजेस की भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस जो कंसर्न है उसकी आपने परमिशन लेनी होगी और फिर ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी कि आप इसको एक एग्जेक्टिव क्लैरिकल जॉब बनाना चाहते हैं जो कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है या बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जुडिशल हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, ये टोटल ख़त्म कर दिया जा रहा है। और पहले ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो चुके हैं, कानून को पाँव तले रौंद दिया गया है, आइन को रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया गया है, लेकिन अवाम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है और रखना भी चाहिए, बददिल नहीं होना चाहिए। जब मुकाबला सख्त हो तो आपको मज़ीद मुकाबला के लिए मजबूत होना पड़ेगा। आखिरी में एक और छोटी सी खबर कि वफाकी हुकूमत एक और अवाम दुश्मन फैसला, वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला। इसके साथ इसकी कंटिन्यूशन में कुछ चीज़ें और बता दूं जो पाकिस्तान में हो रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, शेल ने शेयर बेच दिए हैं, टोटल भी पाकिस्तान से जा रही है, मिलेट ट्रैक्टर ने अपना प्लांट बंद कर दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तेजी से बंद हो रही है, मईशत तेजी तबाही की तरफ गामजन है। पिछले साल 8036 कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर गई हैं। सिर्फ इस साल जनवरी से जून के दौरान 6 माह में 3968 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई जाकर रजिस्टर्ड हुई हैं। डॉन न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर एंकर इफ्तिखार शिराजी की ये सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने आए हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।